अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम एड्रेनर्जिक फार्माकोलॉजी देखने लगे हैं, यानी हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले हम उसके ना बेसिक न्यूरॉन्स जो हैं वो और रिसेप्टर देखें। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ये बनाया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास आना है उसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम नॉरएपिनेफ्रीन कहेंगे। वो किस तरह आएगा, वही हमारे पास टायरोसिन जो है सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट करते हुए आएगा अंदर। पहले वाइल डोपा में कन्वर्ट होगा, फिर डोपामीन में, डोपामीन वेसिकल्स में जाएगा और जाके नॉरएपिनेफ्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो होंगे वो स्टिमुलेट होंगे, जो कि उन वेसिकल्स को आगे जाके उनकी एक्सोसाइटोसिस करा देंगे। उससे नॉरएपिनेफ्रीन सिनेप्टिक स्पेस में क्लेफ्ट में रिलीज़ हो जाएगा। फिर आपके पास वो डिफरेंट सेल्स जो होंगे ना, उनके ऊपर डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होंगे जिनको हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कहेंगे। उनके ऊपर उसने जाके एक्ट करना है। अब हमारे पास ये अल्फ़ा 1 भी हो सकते हैं, अल्फ़ा 2 हो सकते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये 5 तरह के होते हैं। अब अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखें तो हमारे पास अल्फ़ा 1 जो होता है ना, इसके लिए ये नीचे किस का निमोनिक है, ठीक है। इसके अंदर क्या कि क्यू से आपके पास जो है ना, आपके पास जी क्यू प्रोटीन होगा और वो हमें पता है कि वो ना फॉस्फोलाइपेज सी सिस्टम के थ्रू काम करता है जो कि IP3 और डैग में ना कन्वर्ट कर देता है PIP2 को, जो कि कैल्शियम को इंक्रीज़ करवाता है। फिर आई से था हमारे पास GI, जिससे हमारे पास अल्फ़ा 2 जो होता है ना वो काम करता है। फिर आगे ना बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों ने हमारे पास ना जी स्टिमुलेटरी से काम करना है। और इसमें अगर हम देखें तो बीटा 1 ने कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है, बीटा 2, बीटा 3 रिलैक्सेशन कराते हैं। अब ये नॉरएपिनेफ्रीन एक तो यहाँ आगे जाके लग रही थी, फिर अब हमारे पास ना अगर तो ये आगे जाकर रिसेप्टर्स पे काम नहीं करेगी ना, तो इसने एक COMT ना एंजाइम होता है, उसके थ्रू आपके पास इसने ब्रेक डाउन हो जाना होता है और इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर वापसी आपके पास ना नॉरएपिनेफ्रीन के रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे वापस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में चली जाती है। वहाँ पे हो सकता है कि आपका माओ प्रोटीन्स होते हैं, मोनोएमाइन ऑक्सीडेजेस, वो इसको दोबारा से इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब सिंपल आपके पास नॉरएपिनेफ्रीन ही नहीं होती है, बल्कि एपिनेफ्रीन भी होती है जो कि एड्रेनर्जिक ना सिस्टम में काम करती है। तो ये एपिनेफ्रीन जो है एड्रेनल मेडुला से रिलीज़ होती है, 80% वही करता है। ये दोनों यहाँ से फिर डायरेक्ट ब्लड में जाके अपने इफेक्ट्स करते हैं। अब वो ड्रग्स जो कि नॉरएपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन जो है ना, उनके ना की तरह काम करेंगे तो वो इनके एगोनिस्ट्स होंगे। उनकी टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं डायरेक्ट जो कि डायरेक्ट रिसेप्टर्स को बढ़ा देंगे या रिसेप्टर्स का काम बढ़ा देंगे, उनकी अपरेगुलेशन कर देंगे। दूसरा कि वो नॉरएपिनेफ्रीन को बढ़ा दें, उसके लिए या तो वो COMT को इनहिबिट कर सकते हैं, या फिर वो जो रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स थे उनको, या फिर जो माओ था, इन सब से नॉरएपिनेफ्रीन साइनेप्स में ज़्यादा हो जाएगा। या फिर इसकी एग्जांपल होती है कोकेन और दूसरी एम्फेटामीन्स। फिर होते हैं मिक्स्ड, जिसके अंदर ये दोनों काम करा सकते हैं। उसकी एग्जांपल जो है वो एक ही है जो कि है जी सूडोएपिड्रीन। तो ये इस तरह करके हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। उसके एगोनिस्ट्स के बारे में भी उनकी डिटेल आगे आएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर सबसे पहले ब्लड वेसल्स में होते हैं, वहाँ पे उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, उससे सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उससे आपके पास ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा। फिर हमने देखा ये आपके पास ना एनस के ऊपर जो ना स्फिंक्टर है और ना जो ब्लैडर के एंड पे स्फिंक्टर है, दोनों स्फिंक्टर्स के ऊपर भी यही वाले रिसेप्टर होते हैं, तो इनको भी कॉन्ट्रैक्ट वो करा देता है, तो उससे डेफिकेशन भी इनहिबिट हो जाती है और यूरिनेशन भी। और आइज़ के अंदर देखें तो वहाँ पे भी यही वाले रिसेप्टर होते हैं और उधर वो प्यूपल्स को डायलेट कर देते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग डायलेटेड प्यूपिली मसल। अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे पास ना यहाँ पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो भी हमने देखा था ना, वहीं पे होते हैं और ये आपके पास नेगेटिव फीडबैक दे रहे होते हैं, उससे आपका नॉरएपिनेफ्रीन का रिलीज़ कम हो रहा होता है। इसके अलावा वो हमारे पास ना जो पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं उनको भी नेगेटिव ना अफेक्ट उन पर करते हैं और इंसुलिन कम करते हैं। इंसुलिन कम होती है तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है। फिर हमारे पास हार्ट के अंदर SA नोड AV नोड पे बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। ये जब ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेटरी है, तो ये आपके पास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की होती है, उससे आपके पास हार्ट रेट ज़्यादा होता है, उससे कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिससे कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। फिर किडनीज़ के अंदर भी बीटा 1 रिसेप्टर होता है, जो कि हमारे पास फिर आगे वो ना उसके जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स पे होता है, जो कि रेनिन रिलीज़ करता है, जिससे हमारे पास रैस सिस्टम से BP ज़्यादा होता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स पे होते हैं, वहाँ पे उनकी वो क्योंकि ये रिलैक्सेशन कराते हैं, तो इसलिए आपके पास ये ना हमारे पास वेज़ोडाइलेशन कराएंगे, उससे वही ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा। लंग्स के अंदर आपके पास यही बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्रोंको डायलेशन कराते होते हैं।
फिर हमारे पास ना लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के दो प्रोसेसेस के थ्रू ग्लूकोज ज़्यादा करवा देते हैं ये बीटा 2 रिसेप्टर। फिर हमारे पास पेंक्रियाज के जो अल्फा सेल्स होते हैं ना उनको ये जाकर स्टिमुलेट करते हैं, जिन्होंने ग्लूकागॉन बनाना होता है। ग्लूकागॉन का काम भी ग्लूकोज ज़्यादा करना होता है। तो इसके बाद जो हमारा यूट्रस होता है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट अगर करना होना तब भी यही आपके पास यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस इनहिबिट हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आखिर में बीटा 3 रिसेप्टर्स आते हैं। ये जो बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं ना ये आपके पास डेट्रूसर मसल के ऊपर होते हैं जो कि ब्लैडर में होता है। ये उसको इनहिबिट करते हैं और यूरिनेशन इस तरह इनहिबिट होती है। सो ये थी सारी की सारी इसकी बेसिक्स। थैंक यू।